फोटोसिंथेसिस को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, ये वीडियो देखने से पहले आप साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी लास्ट 2 पार्ट्स जो है हमारे वीडियो के वो ज़रूर देखें, उसके बाद में ही आपको ये चीज़ समझ में आएगी, अदरवाइज़ ये चीज़ समझना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ वो पहले देख लें उनको। देखिए, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जिसमें लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसी क्वेश्चन का आंसर हमारा केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है। सवाल ये था कि जब वाटर का फोटोलाइसिस होता है तो उससे बनते हैं प्रोटॉन्स, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन, जिसमें से ऑक्सीजन या तो रेस्पिरेशन में यूज हो जाएगी या फिर एटमॉस्फेयर में एस्केप आउट हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे वापस P680 के पास में। अब ये जो प्रोटॉन्स बने, उन प्रोटॉन्स का क्या होता है, ये हमारा पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन था। अब इसी का एक्सप्लेनेशन हमारा केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के थ्रू होता है। देखिए, इन प्रोटॉन्स को यूज करके क्लोरोप्लास्ट के अंदर ATP का फॉर्मेशन किया जाएगा, और ये जिस प्रोसेस के थ्रू होता है वो ये एक्सप्लेन करते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में। जैसा हमने देखा था कि लाइट रिएक्शन इज बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ ATPs, तो बस वही ATPs का फॉर्मेशन इन प्रोटॉन्स के थ्रू क्लोरोप्लास्ट में किया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में। ध्यान से सुनिएगा जो आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये देखिए आपके सामने ये जो पिंक बैकग्राउंड है, समझिए ये स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट का जो मैट्रिक्स है वो यही है। इसके अंदर प्रेजेंट है एक थैलाकोइड। थैलाकोइड में ग्रीन वाला जो पार्ट है वो थैलाकोइड का ल्यूमन है, यानी उसके अंदर का खाली स्पेस, और ब्लैक पार्ट इस थैलाकोइड का मेम्ब्रेन, मतलब एक सिंगल थैलाकोइड, उसका मेम्ब्रेन ब्लैक पार्ट वाला और ग्रीन पार्ट वाला इस थैलाकोइड ल्यूमन। अब हमें पता है जितने भी पिगमेंट सिस्टम है, PS फर्स्ट, PS सेकंड, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकोइड। तो यहाँ थैलाकोइड की मेम्ब्रेन में मैं P680 और उसका इलेक्ट्रॉन और P700 और उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शो कर रहा हूँ। ये जो रेड कलर का सर्कल है ये रिप्रेजेंट करेगा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को। उसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो भी आपने कैरियर्स पढ़े हैं, साइटोक्रोम B3, साइटोक्रोम F, ये सारे के सारे भी कहाँ प्रेजेंट होंगे, थैलाकोइड मेम्ब्रेन के साथ ही एसोसिएटेड रहते हैं। चलिए शुरुआत करता हूँ। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन याद कीजिए वापस से। सबसे पहले सनलाइट फॉल होती है P680 यानी PS सेकंड पे। जब सनलाइट इस पे आएगी तो यहाँ से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, और इस इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करता है, प्लास्टोक्विनोन। अभी प्लास्टोक्विनोन जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है ये भी प्रेजेंट कहाँ होगा, थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर। देखिए अभी जो प्लास्टोक्विनोन है, ये प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन कैरियर के साथ साथ में एक प्रोटॉन कैरियर भी रहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब भी मैं बोलूंगा प्रोटॉन तब मैं बात कर रहा हूँ H+ की, ठीक है। H+ इज प्रोटॉन। प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन कैरियर के साथ साथ में एक प्रोटॉन कैरियर भी होता है। तो जब प्लास्टोक्विनोन P680 से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, उसी वक्त वो हमारे स्ट्रोमा में से एक प्रोटॉन को भी एक्सेप्ट करता है, और ये प्लास्टोक्विनोन एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बन जाएगा, PQH2। अब PQ से बना PQH2। अब प्लास्टोक्विनोन ने जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो वो अपने पास तो उसको रखता नहीं है, वो आगे वापस उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो PQ से बना PQH2। अब PQH2 से वापस क्या फॉर्म होगा, PQ। तो PQH2 से जब वापस PQ फॉर्म होगा तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन तो आगे मूव कर जाएगा, और वो जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन कहाँ आ जाएगा, थैलाकोइड के ल्यूमन में, और इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर जाएगा। आगे मूव करेगा यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला गया, यानी कि साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F। वापस बता रहा हूँ, प्लास्टोक्विनोन पे आया एक इलेक्ट्रॉन और स्ट्रोमा से आया एक प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन तो आगे फॉरवर्ड हो गया साइटोक्रोम B6F को, ठीक है, और जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन PQH2 से अलग होकर वो कहाँ चला गया, थैलाकोइड के ल्यूमन में, यानी कि प्रोटॉन का मूवमेंट हो गया स्ट्रोमा से थैलाकोइड ल्यूमन के अंदर। क्यों, क्योंकि PQ के साथ में वो बाइंड होता है। मैंने जब यहाँ पे लिखा है साइटोक्रोम B6, तो मतलब ये चेन बता रहा हूँ कि साइटोक्रोम B6, फिर साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, साइटोक्रोम F तक। साइटोक्रोम B6F को एक सिंगल साइटोक्रोम का नाम नहीं है, B6 अलग है और F अलग है। अब जब ये प्रोसेस होता है तो हमें पता है P680 पे वाटर का फोटोलाइसिस होता है। जब वाटर का फोटोलाइसिस होगा तो क्या बनेगा, तब बनता है ऑक्सीजन, जो या तो रेस्पिरेशन में यूज हो जाएगी या फिर एस्केप आउट हो जाती है। फिर उसके अलावा बनेगा इलेक्ट्रॉन और बनता है प्रोटॉन। इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन बना ही इसलिए है, वाटर का फोटोलाइसिस ही इसीलिए हुआ है ताकि इस इलेक्ट्रॉन को वापस रिटर्न किया जा सके, किसको, P680 को। तो जो P680 का इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ था वो इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ चला गया, P680 में, किसके थ्रू, वाटर की हेल्प के थ्रू। वाटर के ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो इलेक्ट्रॉन P680 पे चला गया, जिसने P680 को एक्साइटेड स्टेज से वापस कहाँ लेके आ गया, ग्राउंड स्टेट पे। आई होप पॉइंट क्लियर है। अब बिकॉज
H प्लस के दो सोर्सेस है ल्यूमन के अंदर, एक फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर की फोटोलाइसिस की वजह से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, और PQ जो है वो स्ट्रोमा से H प्लस को अंदर लेके आ रहा है, जिसकी वजह से थैलाकोइड के ल्यूमन में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। वापस चलता हूँ B6F के पास में। अब साइटोक्रोम B6F अपना ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने पास तो रखेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा, तो ये आगे पहुंच जाएगा किसके पास में, PC प्लास्टोसाइनिन के पास में, जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन के इनर साइड के सरफेस पर प्रेजेंट होता है। प्लास्टोसाइनिन क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ये इस इलेक्ट्रॉन को आगे फॉरवर्ड करेगा। मीनवाइल जैसा लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि P700 पे भी जब सनलाइट आती है तो P700 भी अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के कहाँ पहुँच जाएगा, फेरेडॉक्सिन के पास में। अब जो P700 का इलेक्ट्रॉन लूज हुआ था वो इलेक्ट्रॉन इसको कौन दे देगा, प्लास्टोसाइनिन। यानी P700 पे जब सनलाइट आई तो वो भी एक्साइटेड स्टेट में चला गया, और उसको वापस ग्राउंड स्टेट पे लाने के लिए इलेक्ट्रॉन कौन दिया इसको, प्लास्टोसाइनिन। यानी बेसिकली इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, PS सेकंड से, और PS सेकंड को इलेक्ट्रॉन किसने दिया, वाटर के ऑक्सीडेशन से। यानी PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों अपने वापस ग्राउंड स्टेट पर आ चुके हैं। फेरेडॉक्सिन के पास पहुंचने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन किसको फॉरवर्ड कर देगा आगे, NADP+ को। फिर ये NADP+ एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और एक एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन जो फेरेडॉक्सिन से लेगा, और क्या बना देगा, NADPH2, यानी एक और एनर्जी मॉलिक्यूल जो फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में बनता है, और इसको भी हम डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में यूज कर लेंगे। ये जो एंजाइम में जो इस रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा वो भी हमें पता है, एंजाइम का नाम है FNR। FNR मतलब क्या हो गया, फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। ये वही एंजाइम है जो हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में वहाँ पे जो इसको NADP रिडक्टेज के नाम से हमने देखा था, उसका पूरा नाम होता है फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज FNR। आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि हम लोग NCERT के लेवल से काफ़ी ऊपर जा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। इसमें जितने भी टर्म्स मैंने यूज़ किए हैं सारे के सारे NCERT में दे रखे हैं। आप ये एग्जैक्ट फिगर NCERT का ही फिगर है जो मैं आपको यहाँ पर एलोबरेटली समझा रहा हूँ। बस NCERT ने केवल नाम लिख के छोड़ दिया, उन्होंने इनके फुल फॉर्म्स नहीं लिखे। FNR को NCERT ने भी अपने डायग्राम में मेंशन किया है। चलिए वापस चलता हूँ थैलाकोइड ल्यूमन में। थैलाकोइड ल्यूमन में प्रोटॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया दो कारण की वजह से, एक फोटोलाइसिस की वजह से और एक प्लास्टोक्विनोन ने जो ट्रांसपोर्ट कर दिया प्रोटॉन्स को स्ट्रोमा से थैलाकोइड ल्यूमन के अंदर। अब थैलाकोइड के अंदर प्रोटॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा हुआ है और मीनवाइल स्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन कम है। अब स्ट्रोमा में प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन कम क्यों हुआ? दो कारण। पहला कारण, एक तो स्ट्रोमा से प्रोटॉन्स प्लास्टोक्विनोन की हेल्प से ल्यूमन में आ गया तो स्ट्रोमा में कम हो गया। दूसरा कारण उसका है ये जो NADP जो है, ये NADP भी प्रोटॉन्स के साथ में बाइंड होके क्या बना रहा है, NADPH2। यानी दो कारण है जिसकी वजह से स्ट्रोमा में तो प्रोटॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई और दो कारण है जिसकी वजह से थैलाकोइड के ल्यूमन में प्रोटॉन्स बढ़ गए। अब क्लियर सी बात है कि थैलाकोइड का मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ प्रोटॉन्स ज़्यादा है, मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ प्रोटॉन्स कम है। यानी क्या डेवलप हो गया, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो गया। और हमें पता है कि कब जब भी ग्रेडियंट डेवलप होगा तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा। यानी अब ये प्रोटॉन्स थैलाकोइड ल्यूमन से मूव करके कहाँ आना चाहेंगे, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में। बट दिस इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम द इंटैक्ट थैलाकोइड मेम्ब्रेन। थैलाकोइड मेम्ब्रेन से ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसके लिए भी हमें एक चैनल की ज़रूरत पड़ेगी और वो चैनल का काम करेगा हमारे लिए F0 F1 पार्टिकल। वो जो ब्लू कलर का एरो है वो ग्रेडियंट शो कर रहा है कि H+ का मूवमेंट अंदर से बाहर की तरफ होगा। अब डायरेक्ट मेम्ब्रेन की तरफ हो नहीं सकता, इसलिए मेम्ब्रेन के अंदर कुछ चैनल्स प्रेजेंट है जिसके थ्रू ये होगा और इस चैनल को हम नाम देते हैं CF0 CF1। बेसिकली देखा जाए तो ये एक एंजाइम है जिसका नाम है ATP सिंथेस और इस एंजाइम के दो कंपोनेंट है CF0 और CF1। CF इज कपलिंग फैक्टर। CF0 की मैं अगर बात करूं तो CF0 थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है और CF1 जो है वो मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे प्रोट्रूजन फॉर्म करता है और रहता कहाँ है, स्ट्रोमा के अंदर। लेकिन थैलाकोइड की मेम्ब्रेन CF0 CF1 आपस में अटैच्ड होते हैं। ठीक है, अब जितने भी प्रोटॉन्स हैं इस चैनल के थ्रू आप यूं समझ लीजिए कि मेम्ब्रेन के अंदर CF0 एक चैनल का काम करेगा। ये पूरा मेम्ब्रेन है ऐसे इंटैक्ट और मेम्ब्रेन के थ्रू प्रोटॉन्स मूव नहीं कर सकते, लेकिन ये CF0 क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल एक थ्रू। ठीक है, इस ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल के थ्रू CF0 से प्रोटॉन्स बाहर की तरफ मूव करेंगे। अब जब H+ कहाँ ज़्यादा है, ल्यूमन में, कम कहाँ है, स्ट्रोमा में, तो
अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा। और जैसे ही H प्लस CF0 से CF1 के थ्रू मूव करता है, उसी वक्त CF1 जो ATP सिंथेस का एक पार्ट है, इसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है और इसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आने से ATP सिंथेस एंजाइम क्या हो जाएगा, एक्टिवेट। और इसके एक्टिवेशन होते ही वहाँ पर जितने भी ADP है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ बाइंड होकर क्या बन जाएंगे, ATP। कहाँ पर होगा ये काम, कपलिंग फैक्टर 1 में। वो जो CF1 है उसमें आएगा कॉन्फॉर्मेशनल चेंज जो एक्टिवेट करेगा ATP सिंथेस को और ADP कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा, ATP। दिस इज ऑल यू शुड नो अबाउट केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ टफ है, बहुत आसान सा टॉपिक है, लेकिन तभी जब आपको नॉन साइक्लिक अच्छे से समझ में आ रखा हो। मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा कि सर साइक्लिक, नॉन साइक्लिक और केमी ऑस्मोटिक को याद करने का ट्रिक बताओ, बट मेरे हिसाब से ये चीज़ इतनी बढ़िया कंसेप्ट है इसके पीछे कि हमें किसी ट्रिक की ज़रूरत है ही नहीं। आप अपने इन प्रोसीजर्स को अच्छे से अगर समझ लो तो आपको किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कुछ और चीज़ें जो मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूँगा। देखिए इसका जो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक की NCERT की जो लाइंस है वो थोड़ी टफ पड़ती है स्टूडेंट्स के लिए, तो वो NCERT की लाइंस को थोड़ा इजी बनाने के लिए मैं आपको यहाँ पर चीज़ें और एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। देखिए क्वेश्चन है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट का डेवलपमेंट कैसे हुआ। हमने थोड़ी देर पहले समझा ग्रेडियंट का डेवलपमेंट। NCERT की लैंग्वेज में आपको बता दूँ मैं आपको, देखिए स्ट्रोमा में H प्लस कम है, थैलाकोइड ल्यूमन में H प्लस ज़्यादा है। स्ट्रोमा में कम होने का कारण ये कि प्लास्टोक्विनोन जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है तो स्ट्रोमा से एक H प्लस रिमूव करके ल्यूमन में ट्रांसफर कर देता है। ये एज इट इज़ NCERT का ही लाइन है। थैलाकोइड ल्यूमन, उसमें भी यही रीज़न है कि जब प्लास्टोक्विनोन ट्रांसपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉन को तो वो स्ट्रोमा से ल्यूमन में मूव करता है। स्ट्रोमा में कम होने का एक और कारण जो FNR है यानी फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज जो मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ प्रेजेंट है, वो प्रोटॉन को NADP प्लस के साथ कंबाइन होकर बना देगा NADPH, जिसकी वजह से प्रोटॉन्स कम हो गए। और थैलाकोइड ल्यूमन में वाटर का जब स्प्लिटिंग होगा तो प्रोटॉन्स का फॉर्मेशन होता है। ATP सिंथेस एंजाइम NCERT की भाषा में समझना चाहें तो ये एक एंजाइम है, इसको प्रॉपर देखो। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, ये क्या हो गया CF1 और वो हो गया CF0। CF0 चैनल की तरह काम करेगा और CF1 ATP सिंथेस, इसको आप हेड ऑफ ATP सिंथेस भी कह सकते हो। जब H प्लस का मूवमेंट होता है तो ATP सिंथेस एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और ये हमारा वाला फिगर जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, ATP सिंथेस के दो पार्ट CF0 कपलिंग फैक्टर 0, कपलिंग फैक्टर 1। कपलिंग फैक्टर 0 किसकी तरह काम करता है, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल के थ्रू, जिसके थ्रू मेम्ब्रेन के अक्रॉस कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट की जा सकती है। ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होगा। CF1 मेम्ब्रेन से प्रोट्रूड करता है बाहर की तरफ और स्ट्रोमा में प्रेजेंट रहता है। और CF0 क्या करेगा, प्रोटॉन्स का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देखते हैं ATP सिंथेस कैसे एक्टिवेट होता है। जैसे ही ग्रेडियंट ब्रेकडाउन हुआ, ग्रेडियंट ब्रेकडाउन होने का मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेकडाउन हो गया, यानी प्रोटॉन के अंदर जो डिफरेंस था, अंदर ज्यादा और बाहर कम, तो अंदर वाले कहाँ आ गए, बाहर की तरफ। इसको हम कहते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ग्रेडियंट, यानी ग्रेडियंट खत्म हो गया। जैसे ब्रेकडाउन ऑफ ग्रेडियंट होगा उस वक्त इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि उस एनर्जी रिलीज की वजह से जो CF1 है उसके कॉन्फॉर्मेशन में चेंज आता है और उसका कॉन्फॉर्मेशन चेंज होते ही ATP सिंथेस एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से ATP सिंथेसिस होता है। अब यहां पे मैं थोड़ी सी चीज सिमिलरिटीज देखना, एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपको। देखिए चीज़ें रिलेट करके याद करना चालू कीजिए, इससे चीज़ें आसान हो जाती है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों ही प्रोसेस में ATP का जनरेशन एक प्रोटॉन ग्रेडियंट के डेवलपमेंट की वजह से होता है। आपने रेस्पिरेशन में एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसका नाम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो होता है क्रेब्स साइकिल के बाद में। उसमें आपने देखा रहेगा कि किस तरह से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, यानी ये हो गया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, दिस वन इज इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, ये हो गई हमारी आउटर मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यहाँ पे भी सिट्रिक एसिड साइकिल में जो बनने वाले NADH2 और FADH2 का फॉर्मेशन होता है। अब ये H+ जो है यहाँ से बाहर की तरफ मूव करता है। जब ये H+ बाहर की तरफ मूव करता है तो बाहर यानी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में H+ का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो या बाहर H+ का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और अंदर H+ का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, यानी अंदर प्रोटॉन्स कम है, बाहर प्रोटॉन्स कम है। तो ये भी प्रोटॉन्स कहाँ मूव करेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से अंदर की तरफ इनको मूव करना है। और इनका भी मूवमेंट किसके थ्रू होगा, ATP सिंथेज एंजाइम के थ्रू, यानी सेम CF1 और CF0
पार्टिकल। सेम यहाँ पे भी वही चीज़ है कि ये जो पोर्शन है दिस इज CF0 एंड दिस इज CF1। CF1 एक चैनल की तरह काम करेगा और ये CF0, और यहाँ पे प्रोटॉन अंदर की तरफ मूव कर गया। जैसे ही प्रोटॉन अंदर की तरफ मूव किया इसके कॉन्फॉर्मेशन में चेंज आया और उसकी वजह से ADP जो है वो ATP में कन्वर्ट हो गया। इस चीज़ को और ज़्यादा डिटेल में हम आपको माइटोकॉन्ड्रिया में जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि चाहे फोटोसिंथेसिस हो या रेस्पिरेशन हो, दोनों के अंदर ही ATP का जनरेशन इज बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोटॉन ग्रेडियंट। उसके बाद में प्रोटॉन्स का मूवमेंट होगा इनटू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिसकी वजह से ATP सिंथेज एक्टिवेट होकर ATP का सिंथेसिस करेगा। अब आप आज ये वीडियो देखने के बाद में केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस फोटोसिंथेसिस में और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया में अच्छे से NCERT से पढ़ें। आपको एक एक टर्म एक एक वर्ड क्लियर हो जाएगा। नहीं कोई चीज़ समझ में आए तो वो पर्टिकुलर सेंटेंस कमेंट सेक्शन में आकर आप हमसे पूछ सकते हैं। डिफरेंस देख लेता हूँ मैं फोटोफॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। सबसे बड़ा डिफरेंस इनके नाम में छुपा है। देखो फोटोफॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन तो वर्ड मैं आपको बता ही चुका हूँ, एडिशन ऑफ फॉस्फेट, किसमें ADP में। जब ADP में जब एक फॉस्फेट ऐड होगा तो बनता है ATP, यानी बेसिकली दोनों ही प्रोसेस में ATP का फॉर्मेशन करवाना है। लेकिन एक प्रोसेस में फोटो यानी लाइट की हेल्प लेते हैं हम लोग, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट है, जो फोटोफॉस्फोराइलेशन नॉन साइक्लिक साइक्लिक अभी हमने पढ़ा वो वाले बात कर रहे हैं। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में फॉस्फोराइलेशन के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? ऑक्सीडेशन यानी कि रिडॉक्स रिएक्शंस के थ्रू। हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे कि किस तरह से रिडॉक्स रिएक्शन से H+ का फॉर्मेशन वहाँ पे होता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन लाइट एनर्जी यूज करता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रिडॉक्स रिएक्शन की एनर्जी यूज करता है। डिफरेंसेस देख लेते हैं, कब होता है, कौन से प्रोसेस में होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन? तो फोटोसिंथेसिस में और ऑक्सीडेटिव वाला रेस्पिरेशन में। कहाँ पर होता है सेल के अंदर? तो फोटोफॉस्फोराइलेशन क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव। ग्रेडियंट फॉर्म्ड अक्रॉस, यानी किस मेम्ब्रेन के दोनों तरफ ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होगा? प्रोटोन ग्रेडियंट। तो क्लोरोप्लास्ट में अगर मैं बात करूँ तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन था, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में अभी हमने देखा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो प्रोटोन ग्रेडियंट डेवलप हुआ है वो एनर्जी कहाँ से लेगा? तो फोटोफॉस्फोराइलेशन में सनलाइट, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में रिडॉक्स रिएक्शन से एनर्जी डिराइव करेगा। प्रोटॉन्स कहाँ पे जमा होते हैं? तो फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमने देखा कि प्रोटॉन्स जमा हुए थाइलाकॉइड के ल्यूमन में, जबकि ऑक्सीडेटिव में देखना होता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। और प्रोटॉन्स का मूवमेंट कहाँ पे होगा? तो फोटोफॉस्फोराइलेशन में जब हमने देखा तो ये मूवमेंट हुआ था ल्यूमन से स्ट्रोमा की तरफ, और ऑक्सीडेटिव में होता है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ, यानी कि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। यानी कि अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करूँ तो ये बाहर की तरफ आ रहा है, ल्यूमन से स्ट्रोमा, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में बाहर की तरफ, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स यानी कि अंदर की तरफ। तो ये इनमें डिफरेंसेस हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। एक बार NCERT देखो, जरूर पढ़ो इस टॉपिक की, आपको काफ़ी हद तक वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। बस इसी तरह से हार्डवर्क करते रहो। थैंक यू।